वेलकम टू माय चैनल सेक्रेटरीज अहेड। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक सेकंड। कौन सा ब्लॉक? सेकंड ब्लॉक। एंड सेकंड ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज तो इन्फॉर्म कर दूं कि ब्लॉक 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई हैं, यूनिट 1 के ऊपर एंड यूनिट 2 के ऊपर। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आप ऊपर दिए गए बटन पे क्लिक करके इजीली उन वीडियोस को देख सकते हो। वो वीडियोस इस पूरे सब्जेक्ट का बेस है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना जरूर जब भी आप आगे कंटिन्यू करना। अब मैं बात करता हूं ब्लॉक सेकंड की। ब्लॉक सेकंड के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंड यूनिट 3 के ऊपर हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो ये है एंड इस यूनिट के ऊपर 2 वीडियोस और आएंगी। ओके और कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर कितनी वीडियो बनेंगी यूनिट 4 की, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के फॉर्मेशन से पहले जितना भी है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होते हैं, पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, माइनर का क्या रोल प्ले होता है पार्टनरशिप के अंदर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता। ओके या फिर हम लोग आगे भी चीजें जानेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, बट फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं है, फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वो अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको एक वीडियो में मर्ज नहीं कर सकते, उसके लिए सेपरेट वीडियो ही आएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। है ये जो यूनिट है हमारी, इसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब क्या कहाँ से चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कहाँ पे चांसेस हैं कि किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर हो कि समझना चाहिए, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आता है। पार्टनरशिप पे हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। बट हाँ, इसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उस चीज़ से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पार्टनर की डेफिनेशन, फर्म की एंड फर्म नेम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, आप प्लीज़ इन पर टिक कर लीजिएगा। एंड पार्टनर्स के क्या टाइप्स होते हैं, इसमें से जो टाइप्स होते हैं उस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि जो माइनर होता है, माइनर की क्या पोजीशनिंग होती है एक एज अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? अगर नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता? अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है? ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ में देखोगे। फिर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप की क्या टाइप्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप के क्या टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप अलग है। पार्टनर्स के टाइप्स अलग हैं और पार्टनरशिप के टाइप्स अलग हैं। ओके, ये है पार्टनर और ये है पार्टनरशिप। एक एक वर्ड से आप क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो, सो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन आपसे टाइप्स ऑफ पार्टनर पूछेगा या फिर क्वेश्चन आपसे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूछेगा, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां से मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हुआ चल रहा हूं। पार्टनरशिप, ओके, पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप अलग है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप को डिफरेंस करना है उसका किससे, अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे जो इसमें डिफरेंस किया है वो HUF से किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड एक और चीज़ से किया है, मैं बताता हूँ आपको, नोट्स में से देख के बता देता हूँ, को ओनरशिप। ओके, ये हमारा है नेचर ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप।
जिसमें से पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स के राइट की, ये भी इम्पोर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स एज अ एजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, मैं आपको सच बात बताऊं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के जाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें बताओ सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अब देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होता है, रिटायरमेंट कैसे होता है, एक्सपल्जन कैसे होता है, डेथ और इंसॉल्वेंसी की केस में क्या होता है, इतना पढ़ना है। उसके बाद हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। देन आप प्लीज़ यहाँ पे लाइन खींच लिएगा, प्लीज़ ड्रॉ द लाइन इन द गैप बिटवीन डिसोल्यूशन एंड LLP। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा LLP, यानी कि यूनिट 3 जो है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड कर दो, पहला पार्टनरशिप और सेकंड LLP। ओके, अब आप लोग एक काम कीजिए, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ये बात कर रहा है और पार्टनरशिप के अंदर ये LLP की भी बात कर रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया ना, आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना अपनी बुक के अंदर, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख देना कि यूनिट 3 के अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। ज़्यादा प्रेशर मत डालना, इस पर कुछ इतना कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना मतलब नॉर्मल लिखो, ऊपर पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा है LLP एक्ट, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप को हम अलग पढ़ेंगे, LLP को थोड़ा अलग ढंग से पढ़ेंगे। ओके, LLP भी एक पार्टनरशिप ही है, लेकिन वो एक कंपनी जैसी है। ओके, चलो तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर क्या है, फर्म क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, फर्म का नाम क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में कि वो एग्री किए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो जो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, अब हम बात करते हैं पार्टनर्स। अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स को अगर हम देखें तो वो इंडिविजुअली हम बोलते हैं पार्टनर्स, और वहीं पे जब बहुत सारे पार्टनर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिवली फर्म। क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली फर्म। इसको कलेक्टिवली फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं। और फर्म का जो नाम होता है वो अपना बिजनेस का नाम होता है। ओके, अब बात करते हैं कि लीगल नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती जिस तरीके से कंपनी में होती है। कंपनी के अंदर उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वहाँ पे कंपनी के मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलग देखा जाता है कंपनी की एंटिटी से। ओके, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर हम लोग पार्टनर्स को कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं देते। भाई, आपने कोई चीज़ की है तो आप उस चीज़ के लिए लायबल हो। आपकी पार्टनरशिप फर्म लायबल नहीं है। आप अपनी जेब से पैसा दोगे, फर्म की जेब से पैसा नहीं दोगे। वहीं कंपनी में केस उल्टा हो जाता है। कंपनी में फ्रॉड होता है तो कंपनी के ऊपर अलग रेगुलेशंस लगती हैं जो कंपनी के अपने अकाउंट्स में से उसको देनी पड़ती हैं, अगर कोई पेनल्टी है, कुछ भी है। बट वहीं पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मेंबर्स की अलग होती है और कंपनी की अलग होती है। सो वो स्टेटस पार्टनरशिप को नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं कि जब आप फर्म का नाम चूज़ करोगे तो वो जो है वो यूनिक होना चाहिए, और वो कोई ट्रेड नेम या किसी के गुडविल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और वो कोई मिसलीड नाम नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा नाम रख दिया जिससे कि सोसाइटी को अच्छा नहीं लग रहा या फिर वो किसी पर्सन को मिसलीड कर रहा है। ओके, तो ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने गाली वाली लिख दी, कि होता नाम लिखते हैं कि रामू श्याम एंड एसोसिएट
रामू श्याम पार्टनरशिप ऐसे करके लिखते हैं, तो हमने पता चला उसके अंदर लिख दिया रामू श्याम BC स्टारडम BC करके। आप समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप कुछ ऐसा नाम यूज़ नहीं करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप किसी के ऑलरेडी नेम को नहीं यूज़ कर सकते, और आप सैंक्शन ऑफ पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट को वायलेट नहीं कर सकते, जिसके अंदर बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जो नाम होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जैसे नगर निगम, न्यायपालिका, ऐसे नाम आप अपने फर्म के नाम में ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नाम लिख रहे हो कि रामू श्याम नगर पालिका नहीं, रामू श्याम नगर निगम। तो निगम जो है वो आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ नाम है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, पब्लिक कंपनी होती है, उसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर आप ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ आप इसको टिक कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आएगा। इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसेंशियल हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि इट मस्ट बी मोर देन 2 और मोर पर्सन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, और वो जो पर्सन्स है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब कि वो मैच्योर पर्सन होने चाहिए, ठीक है, और उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, पढ़े लिखे होने चाहिए, और माइनर नहीं होने चाहिए। माइनर यानी कि 18 से बिलो नहीं होने चाहिए, 18 से अबव होने चाहिए। 18 और मोर, 18 और मोर हो सकता है, बट बिलो 18 नहीं हो सकता। और वो जो पर्सन है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल या फिर सम नेचुरल सम आर्टिफिशियल। अब फ्रेंड्स आप देखिए कि इफ़ इट रिड्यूस द नंबर बिलो 2, रीज़न डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर, तो वो जो पार्टनरशिप है वो सीज हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं करता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर। ये बात आप प्लीज़ दिमाग में रखना अपने, कि पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड नहीं करता लिमिट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए। ये कौन बताता है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट होगी पार्टनर्स की वो होगी 50, यानी कि 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बन सकते हैं एक फर्म के अंदर। और कोई रीजंस ऐसे भी होते हैं जिसके 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 100 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ओके, मतलब इसका ये है कि अभी जो लिमिट है वो 50 की चल रही है, ध्यान से समझ रहे हो आप मेरी बात। बट गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो इस 50 की लिमिट को बढ़ा के 60 कर सकती है, 65 कर सकती है, 70 कर सकती है, 80 कर सकती है, 90 कर सकती है, 100 कर सकती है, बट 101 नहीं कर सकती, 110 नहीं कर सकती, मतलब कि 100 तक कर सकती है, 100 से ऊपर नहीं कर सकती। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप बता सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बी पॉइंट की, एग्रीमेंट। सेकंड इसेंशियल है एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट जो है वो होना ज़रूरी है, वो रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट कराना कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो रिटर्न कराओ, ओरल कराओ। क्यों? यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिलेशन अराइज होता है ना, ये रिलेशन है, मैंने गलती से गलत लिख दिया है, यहाँ रिलेशन है। जो रिलेशनशिप अराइज होता है पार्टनरशिप का, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एग्रीमेंट बनता है। अब नेक्स्ट इसेंशियल है थर्ड, बिजनेस। बिजनेस जो है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप पार्टनरशिप बना के कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो। ऐसा मत करो। गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस और वो इलीगल बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा। तो आप कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, बट फॉर व्हाट? फॉर लॉफुल बिजनेस ओनली। अब बात करते हैं इसके फोर्थ इसेंशियल को, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टीज जो हैं वो एग्री कर सकती हैं अपना क्या रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग का, और वो जो शेयर प्रॉफिट होगा वो कॉमन होगा। देखो, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो शेयरिंग ऑफ लॉस। अगर आपने अलग से एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा कि कौन लॉस बियर करेगा, कौन लॉस बियर नहीं करेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज़ नॉट इसेंशियल। बट हाँ, इसेंशियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड है क्या? प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इसेंशियल होता है। अब एक नोट पढ़ लेते हैं कि इफ एनी वन पार्टनर इंजॉय होल प्रॉफिट, कोई एक पार्टनर है जो सारा प्रॉफिट ले रहा है, तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ओके, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी एक अलग से आपका इसेंशियल है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे पार्टनर या फिर कोई एक ऐसा पर्सन बिजनेस कर रहा है सबके बिहाफ पे। ओके, इसके टू इम्प्लीकेशंस होते हैं। एवरी पार्टनर पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ इट्स बिजनेस। या तो सारे पार्टनर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस के अफेयर्स में, या फिर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब मतलब आपस में बातचीत करके वो बोल रहे हैं कि चल तू मेरे बिहाफ पे आ जा या फिर तू मेरे बिहाफ पे कर ले, वो बात अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। जो भी पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो बिजनेस करता है, वो प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। यानी अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो किसी का एजेंट भी हो सकता है, अगर कोई एजेंट है तो वो किसी का प्रिंसिपल भी हो सकता है। एजेंट और प्रिंसिपल का क्या खेल है, आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरेबली होती है। मतलब कि सारे पार्टनर जो हैं वो लायबल होते हैं। अगर किसी एक पार्टनर ने भी कोई भी मिस्टेक की या फिर किसी चीज़ का वायलेशन किया, तो उसके साथ साथ जो अदर पार्टनर्स हैं वो भी उस चीज़ के लिए लायबल होंगे। तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं? जॉइंटली एंड सेवरेबली लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट, बाय वर्च्यू ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेकंड, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग आउट, सेक्शन 28 डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट या फिर लॉ ऑफ स्टॉपल। अब मैं बात करता हूं कि बाय वर्च्यू ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है। इसका मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू कौन कौन से पार्टनर्स बन सकते हैं, एंड इसका मतलब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर, जिसको एक्चुअल पार्टनर या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर के नेम से भी जाना जाता है। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ओके पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये अदर पार्टनर्स का एजेंट जैसा एक्ट करता है, और जब इसकी रिटायरमेंट की बात आएगी तो इसको देना पड़ेगा क्या? नोटिस। और वो जो नोटिस देगा उसमें ये डिक्लेयर करेगा
टू एब्जॉल्व हिमसेल्फ ऑफ लाइबिलिटीज फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि कोई अदर पार्टनर कोई एक्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी इसके ऊपर नहीं आएगी आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि क्या होता है ना, पार्टनरशिप के अंदर जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, आप देख सकते हैं जॉइंटली एंड सेवरली। इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक पार्टनर भी कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करेगा तो सब लोग लायबल होंगे। ओके, तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप नोटिस देते हो तो उसके केस में ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स की। स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये सोता रहता है मतलब इसका कोई ना पार्टिसिपेंट नहीं होता, मतलब कोई पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करता। ये क्या करना है कुछ मतलब नहीं है, इसने इन्वेस्ट कर दिया अपना मनी एंड इसमें क्या होता है कि ये प्रॉफिट को शेयर करता है, मतलब प्रॉफिट लेता है इन्वेस्ट मनी करके। ओके, मतलब कोई पार्टिसिपेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट है। और अगर ये रिटायर होगा लेकिन यहाँ पे ये नोटिस नहीं दे सकता। ओके, मतलब बिना नोटिस दिए रिटायर हो सकता है, बट एंटाइटल्ड है ये किस चीज़ के लिए, कि जो पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेस या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको ये एक्सेस कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको देख सकता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ नॉमिनल पार्टनर की, कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। नॉमिनल पार्टनर ना तो इन्वेस्ट करता, ना ही उसका कोई पार्टिसिपेट होता पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और ये लायबल होता है थर्ड पार्टी के लिए फॉर ऑल एक्ट ऑफ फर्म। ओके, मतलब जो भी एक्ट होगा फर्म के द्वारा उसके लिए थर्ड पार्टी को लायबल होगा। अब मैं बात करता हूँ, लेकिन हाँ रिटायरमेंट के टाइम पे इसको भी नोटिस देना पड़ेगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये लायबल नहीं होते शेयर को लॉस कर। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट को शेयर करते हो ना तो उसके साथ साथ ये माना जाता है कि आप लॉस भी शेयर करोगे। बट जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होता है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, उस केस के अंदर उसको कोई लॉस शेयर नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे वो लॉस के लिए लायबल नहीं है एंड कोई रिस्क भी नहीं लेता ये, बट ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है। ओके, अब बात करते हैं सब पार्टनर की। सब पार्टनर कौन सा होता है, अगर कोई पार्टनर एग्री करता है कि उसका जो शेयर है ना प्रॉफिट का वो कोई थर्ड पर्सन को देगा, तो वो जो थर्ड पर्सन होगा वो सब पार्टनर होता है। ओके, यानी कि अगर कोई पार्टनर है वो एग्री कर रहा है कि अपना वो शेयर देना चाहता है थर्ड पर्सन को, तो वो जो थर्ड पर्सन होगा वो सब पार्टनर के नाम से जाना जाएगा। कोई राइट नहीं होते, कोई ड्यूटीज़ नहीं होती इसकी, कोई पार्टिसिपेट नहीं होता, और इसके पास कोई राइट नहीं है कि ये पार्टनरशिप फर्म का आके अकाउंट्स को एक्सेस कर सके। नहीं, इसके पास सिर्फ एक राइट है कि ये शेयर प्रॉफिट करेगा इन प्रॉपर्टी के अंदर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब वाइंडिंग अप अगर होता है उस पार्टनरशिप फर्म का तो उस केस के अंदर वो प्रॉफिट शेयर इन प्रॉपर्टी कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ पार्टनर्स बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हो सकता है कि शॉर्ट नोट ही आ जाए। तो बाय स्टॉपल का मतलब जानते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले अभी हम एक चीज़ बात करते हैं कि अभी हमने ये चीज़ कंप्लीट की है, बाय वर्च्यू ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब हम बात कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग आउट। ओके, सो आप देख सकते हैं बाय स्टॉपल का मतलब क्या होता है, इफ एनी पर्सन प्रिटेंड दैट ही इज अ पार्टनर। इसका मतलब कोई भी ऐसा पार्टनर है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअली में वो नहीं है, दिखा रहा है कि वो पार्टनर है। ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द लाइबिलिटीज। कोई मिस्टर एक्स है जो रियल में किसी फर्म का पार्टनर है ही नहीं, XYZ फर्म का। ओके, लेकिन वो किसी शॉप पे जाके ऐसा दिखाना चाहता है कि वो इस फर्म का पार्टनर है। हो सकता है इस फर्म का बहुत नाम हो, तो वो ये दिखाना चाहता है कि जी मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, ऐसे ऐसे किसी भी चीज़ को लेके। तो भाई कोर्ट बोलता है कि आप ये भी मना नहीं कर सकते, अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आप ऐसा भी मना नहीं कर सकते कि लाइबिलिटी आप नहीं लोगे, लाइबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। एंड ये लाइबल होगा फॉर ऑल
थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज के लिए। ओके, अब बात करते हैं बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल की, वो इंडिविजुअल पर्सन प्रिटेंड कर रहा है कि वो पार्टनर है। बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है फर्म डिक्लेयर कर रही है अ पर्सन टू बी अ पार्टनर, जबकि वो पार्टनर है ही नहीं। मतलब फर्म दिखा रही है जाके कि ये बंदा हमारा पार्टनर है, जबकि वो पर्सन पार्टनर एक्चुअली में है ही नहीं। दैट पर्सन knowingly permit himself to be represented to be a partner in a firm, not deny he is a partner. Okay, मतलब या तो वो फर्म का पार्टनर बन जाएगा, नहीं तो वो मना नहीं कर सकता कि वो पार्टनर नहीं है लाइबिलिटीज को मतलब बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर एज अ पार्टनर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मॉड्यूल खुली हुई है स्टडी मटेरियल इग्नू की, और ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे समझने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो एक माइनर होता है। अब सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा माइनर क्या होता है। तो माइनर वो पर्सन होता है जो 18 बिलो होता है। ओके, यानी कि 18 वाला, या देखो ये जो साइन होता है ना इसका मतलब होता है 18 भी, और ये होता है या तो 18 या इससे ज़्यादा। तो वो जो होता है वो मेजर होता है, और ये जो है इसका मतलब है 18 बिलो, ये होता है माइनर। मतलब 18 तक पहुंचा भी नहीं, यानी कि ये 17 और मतलब 18 तक नहीं पहुंचा, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बिलो 18 है, जो माइनर है, क्या वो पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर? आप क्या कहते हो बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, माइनर जो होता है वो इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना उसके अंदर, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग होते हैं, सो वो कहता है कि जो एक रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने की, जो एज की रिक्वायरमेंट है वो मेजर के लिए है 18+। तो माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ऑफकोर्स सी बात है वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। ये देखो ये चुटकू माइनर है, ठीक है, ये बिलो 18 है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो माइनर इतना इंटेलिजेंट है कि उसका बिजनेस फर्म के अंदर होना बहुत ज़रूरी लगता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर होना ज़रूरी लगता है। होता है ना कुछ, मतलब छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्या बोला मैंने, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, माइनर जो है वो बेनिफिट ज़रूर ले सकता है, मतलब प्रॉफिट ले सकता है वो। ओके, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और प्रॉफिट ले सकता है, बेनिफिट्स ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि माइनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। माइनर का सबसे पहला राइट होता है एंटाइटल टू शेयर प्रॉपर्टी या प्रॉफिट। एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। ओके, ये इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, जो पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको इजीली इंस्पेक्ट कर सकता है। कैन सू, केस कर सकता है। ओके, केस कर सकता है। बट ऑफ कोर्स ही बात है भाई, आपकी राइट्स हैं तो आपकी लाइबिलिटीज भी जरूर होंगी। लाइबिलिटीज के लिए क्या है, माइनर लाइबल होगा टू एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म। मतलब जितना उसका शेयर है उसके हिसाब से उसको लाइबल कर दिया जाएगा। नॉट पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल नहीं होगा। नॉर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइबल, ना तो पर्सनली लाइबल होगा, ना ही उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मतलब अगर ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी होगी तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी। एंड नॉट बी इंसॉल्वेंट, और वो इंसॉल्वेंट भी नहीं होगा। ओके, अब इंसॉल्वेंट क्या होता है ये तो वही बच्चे जान पाएंगे जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है पहले वाली, इसलिए मैं कह रहा था पहले वाली वीडियोस देखो जब इस पे आना। अब हम बात करते हैं माइनर अटेनिंग मेजॉरिटी। अभी तो माइनर सिर्फ बेनिफिट ले रहा था। फॉर एग्जाम्पल माइनर अब 18 का हो गया, यानी कि माइनर नहीं रहा, लेकिन वो पहले से उसके अंदर पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप फर्म थी उसके अंदर वो था, बेनिफिट ले रहा था।
तो बेनिफिट लेते उसका 18वां बर्थडे आ गया, ठीक है। तो सारे पार्टनर्स कहने लगे, ओए ओए क्या बात है भाई, तू तो भाई मेजर हो गया, क्या बात है भाई, बड़ा हो गया, लौंडा बड़ा हो गया भाई। तो लौंडा अगर बड़ा हो गया तो उसके पास 2 चॉइस हैं, या तो वो पार्टनर बन जाए या फिर वो कुछ भी ना करे। ये वो करेगा कब? विद इन 6 मंथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पीरियड में करेगा? विद इन 6 मंथ। और 6 मंथ कहां से काउंट करने हैं? ऑफ अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि वो जिस दिन 18 ईयर्स का हुआ, जिस दिन उसने बर्थडे केक काटा अपना पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या तो उस दिन, या फिर व्हेन ही कम्स टू नो हिज बीइंग एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स। ओके, या तो उसकी जो एज ऑफ मेजोरिटी है वहां से 6 मंथ काउंट कर लो, या फिर व्हेन ही कम्स टू नो हिज बीइंग एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनर, या फिर वहां से काउंट कर लो जहां से बोला जाता है कि वो बेनिफिट अटेन करेगा, मतलब लेगा। ओके, जो डेट बाद में आएगी उसको मानेंगे, ठीक है। और जो डेट बाद में आएगी उसको मानने के बाद 6 मंथ के अंदर हम उसके पास ये चॉइस हो जाएगी कि या भाई साहब आपको पार्टनर बनना है मेजर साहब, या फिर आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो, वापस घर बैठना चाहते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको नोटिस देना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर, और अगर वो फेल होता है इसको नोटिस को देने में, तो हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ पार्टनर आफ्टर अबव 6 मंथ। ओके, बहुत इजी और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना, सही बता रहा हूँ। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना रिपीट करके। ओके, अब मैं बात करता हूँ वेयर सच पर्सन बिकम अ पार्टनर। अगर वो पर्सन पार्टनर बनता है तो राइट्स एंड लाइबिलिटी एज अ माइनर कंटिन्यू हो जाएंगी उसकी अप टू डेट ऑन विच ही बिकम पार्टनर। मतलब कि जब वो पार्टनर बना है वहां तक की लाइबिलिटी कंटिन्यू हो जाएंगी उसकी। ओके, वो पर्सनली लाइबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए। ओके, अभी तक जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उसकी कोई प्रॉपर्टी लाइबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा अब नहीं होगा। अब तो तू गया बेटा, बड़ा हो गया ना भाई। फॉर ऑल एक्ट ऑफ फर्म, ठीक है, सिंस ही वॉज एडमिटेड टू बेनिफिट, ओके, ही शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट, ओके। अगर वो पार्टनर नहीं बनता तो क्या होगा? राइट्स एंड लाइबिलिटी शैल कंटिन्यू अप टू डेट ऑफ नोटिस। मतलब जिस दिन उसने नोटिस दिया ना, उसके नोटिस की डेट तक उसके राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। ओके, आफ्टर डेट ऑफ नोटिस कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन वो केस कर सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के टाइप्स को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होता है, तो आप ये लिख के आओगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग आउट। ओके, इसके अंदर ये सारे पार्टनर्स हैं। ओके, और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो जो हम अब पढ़ेंगे वो लिख के आना है। ये 2 तरीके से होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्टनरशिप एट विल, जिसका मतलब होता है ऑन चॉइस, मतलब अपनी मर्जी से, कोई भी यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होती किसी पार्टनर की अदर पार्टनर की। इसमें क्या होता है, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ओके, उस डिसॉल्व का कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि कब वो डिसॉल्व करनी है पार्टनरशिप, कब नहीं करनी। उसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टनर एक सिंपल सा नोटिस देके उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। और फर्म जो डिसॉल्व की जाती है ना, वो फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन या फिर डेट ऑफ नोटिस, ओके, यहाँ से की जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये सेक्शन 7, हाँ याद रखना प्लीज़, ये एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन आएगा। सेक्शन 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ओके, अब बात करते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये सेक्शन 8 है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का। यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टनरशिप को बनाया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कि भाई एक पर्टिकुलर पीरियड है कि हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या हो सकता है 20 ईयर्स, ऐसे मतलब बना सकते हैं। तो ये जो होती है ये ऑटोमेटिकली कम्स टू एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर
यानी कि जब वो बिजनेस जो वेंचर है अगर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक्सपायरी ऑफ पीरियड। अब एक्सपायरी ऑफ पीरियड एंड कंप्लीशन ऑफ वेंचर का मतलब देखो समझ गए होगे आप सब लोग इंटेलिजेंट हो। एक्सपायरी ऑफ पीरियड का मतलब जो आपने एग्रीमेंट बनाया था कि हम इस डेट पे अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे, या तो वो वाली डेट या फिर उस डेट से पहले ही जिस चीज़ के लिए आपने जिस बिजनेस को करने के लिए आपने वो पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो बिजनेस ही कंप्लीट हो गया तो भी एंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इफ़ पार्टनर्स वांट टू डिसॉल्व पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल कंसेंट। ओके, म्यूचुअल कंसेंट से वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इफ पार्टनरशिप कंटिन्यू आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेंचर तो ऐसा डीम्ड माना जाएगा। डीम्ड मतलब माना जाएगा, डीम्ड मतलब माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप एट विल है। क्या है? पार्टनरशिप एट विल, ये वाली। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को को ओनरशिप के साथ कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, सो इसको जानने से पहले थोड़ा मैं आपको अपने नोट सिखाता हूँ। हाँ, इधर देख सकते हो आप। को ओनरशिप जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, या तो जॉइंटली एंड एम्प्लॉय, और उस सेम प्रॉपर्टी को वो बिजनेस के अंदर लगाते हैं एंड मतलब उस पर वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ओके, और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलते हैं और वो एक बिजनेस करने के लिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की से ही रिलेटेड होगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो को ओनरशिप होती है ये अराइज होती है एग्रीमेंट के थ्रू। ओके, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर स्टेटस के थ्रू। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई को ओनर था, उसकी डेथ हो गई एंड हो सकता है कि उसने कोई वसीयत के रूप में, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी एक वो होते हैं ना हायर्स, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी ये अराइज हो सकती है। एंड जो पार्टनरशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के थ्रू अराइज होती है। वहीं पे को ओनरशिप जो होती है जिसमें को ओनर होते हैं वो एजेंट नहीं होते अदर को ओनर्स के। वहीं पे पार्टनरशिप के अंदर हम एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एजेंट होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का, और वहीं पे को ओनरशिप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा। ओके, एंड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन्वॉल्व होता है। ओके, अब हम बात करते हैं को ओनरशिप के अंदर जो को ओनर होते हैं वो अपने जो राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो बिना दूसरे को ओनर्स के कंसेंट के अपने उसको ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, और वहीं पे पार्टनरशिप के अंदर राइट्स एंड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता। को ओनरशिप के अंदर को ओनर जो होता है वो कैन आस्क डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, एंड पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए आस्क कर सकता है, प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे को ओनर जो होते हैं को ओनरशिप के अंदर वो डज नॉट लीन ऑन फर्म प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे ना, मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि सिर्फ फर्म की प्रॉपर्टी पे ही हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट करेंगे HUF के साथ। HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, आई होप आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पता होगा। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप जो होती है वो ऑफकोर्स ही बात है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज होती है, और वहीं पे जो HUF होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HUF बोलते हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये अराइज होती है आउट ऑफ स्टेटस बाय बर्थ इन फैमिली। मतलब अगर किसी लड़के का, मैंने क्या बोला, अगर किसी लड़के का जन्म होगा, बर्थ होगा फैमिली में, तो ही वो उसका मेंबर बन जाएगा। ओके, एंड अब बात करते हैं पार्टनरशिप जो है वो किस एक्ट से गवर्न होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड HUF हिंदू लॉ से। इंडियन पार्टनरशिप के अंदर जो माइनर होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता, और यहीं पे जो HUF है इसके अंदर माइनर जो है वो माइनर बन सकता है, बट वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर डेथ कैन डिसॉल्व पार्टनरशिप, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। और वहीं पे जो HUF होती है, HUF के अंदर जो को पार्टनर्स होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब हो जाए कि वो डिसॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता। एंड अब बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर जो अथॉरिटी टू बोरो होता है। ओके, ये मेरे से गलत हो गया, एक मिनट। हाँ, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है,
अथॉरिटी टू बोरो होती है पार्टनर्स के पास कि वो लोन ले सकते हैं, एंड बाइंड अदर पार्टनर्स। ओके, एंड यहीं पे क्या होता है, जो HUF होती है, HUF के अंदर होता है कर्ता। जो कर्ता होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इनके HUF के अंदर मेन हेड यही होता है। क्या कहते हैं इसको, क्या कर्ता पर्सनली लायबल होते हैं डेट्स के लिए पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन जो कर्ता होता है वो पर्सनली लायबल होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर्सनली लायबल होता है HUF के अंदर। और यहाँ पे जो है मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो अकाउंट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है HUF के अंदर। एंड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अगर आपको केस करना है किसी पार्टनर पे या किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, तो आपका जो पार्टनरशिप है ना वो एग्रीमेंट के थ्रू बना होना चाहिए। ये नहीं कि एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट करना कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, और यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो केस इजीली। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, डेफिनाइट शेयर एंड इट कैन बी चेंज ओनली बाय एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट चेंज करो तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। और वहीं पे जो को पार्टनर का शेयर होता है वो एनलार्ज या फिर रिड्यूस होता है डिपेंडिंग ऑन डेथ या फिर बर्थ इन फैमिली। ओके, मतलब जिस तरीके से अगर डेथ होती है या फिर किसी का बर्थ होता है तो उसके हिसाब से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक रेशियो के हिसाब से, जैसा ये लोग चाहते हैं। लिमिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर होती है, ठीक है, कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट होगी पार्टनर्स की। जैसे कि हम आप ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग लिमिट लगाई गई है, कितनी 50 मैक्सिमम, और गवर्नमेंट कितना बढ़ा सकती है 100, तो वहाँ पे तो लिमिट है और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। यूनिट 3 के अंदर अब हमारे पास सिर्फ 2 कॉर्नर बचते हैं। कौन कौन से, पहला फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, एंड सेकंड कॉर्नर बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके लिए एक सेपरेट एक्ट है, उसका इनकॉर्पोरेशन अलग है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एंड पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एंड यूनिट 4 तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यूनिट 4। बट ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी के हम लोग तो सब पढ़ेंगे, हमने सब पढ़ा है और आगे भी सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे हम लोग लिख के आ जाएं। समझ रहे हो, एटलीस्ट हमको ऊपर ऊपर से पता हो कि किस चीज के अंदर क्या लिखना है। ओके, आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट लेने के लिए। एंड जिन्होंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहले उन वीडियोस को देख लो, देन इस वीडियोस को। वैसे ये तो आपने देख ही ली, अगर आप आगे तक आए हो तो आगे की वीडियोस के लिए आपको हेल्प होगी। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।